हेलो, सो टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था पूरा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। अच्छा, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किन दो चीज़ों के बेसिस पर रखी गई है वो बता रखा है प्रिंसिपल्स में। तो दो हैं तुम्हारा, एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कि किसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग आनी चाहिए, और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए आरएनए में तुमको डीएनए आरएनए से खेलना आता होगा, तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग करना सीख गए। बेसिकली अगर मैं एक रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो डीएनए आरएनए को यूज़ करना प्रॉपर वे में। टेक्निक्स टू अल्टर अल्टर द केमिस्ट्री बोले तो उनके डीएनए का फॉर्मेशन जो हुआ है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स को लगा के उसमें चेंज करना, कट करना, उनको कट पिट करना या फिर उनको चिपकाना आपस में दो स्ट्रेंड्स को, वही तुम्हारा जीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। और डीएनए और आरएनए में कुछ चेंजेस करने के बाद टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब तुमने क्या करा, उनकी केमिस्ट्री तो अल्टर कर दी। अब क्या करो, उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्यों करी है, एम ही थोड़ी कर दी है। जिसके लिए करी है, जिस काम के लिए करी है वो करो। जिस होस्ट के लिए करी है, जिसके लिए करी है उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दो एंड थर्स चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ऐसा करने से जब उसके डीएनए में चेंज होगा, आरएनए में चेंज हो जाएगा, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, दिखावट बाहर वाली वो चेंज हो जाएगी। दो टेक्निक्स हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा तुम्हारा आ गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल किसके लिए बोला गया है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब कोई भी कंटामिनेशन ना हो, इन्वायरमेंट तुम्हारा बिल्कुल स्ट्राइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ना बेसिकली तुम्हारी केमिकल इंजीनियरिंग ही है। ठीक है। टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली, ऐसा कर, अच्छा स्ट्राइल एनवायरनमेंट क्यों करना है, ताकि जो हम डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड माइक्रोब्स को यूज़ करना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर यूकारियोट सेल को यूज़ करना चाह रहे हैं वही हो। कोई आजू बाजू की चीज़ कोई उसमें इंटरेक्ट ना करे, कुछ और इंटरेक्शन दिखा दी, क्योंकि देखो ये जो साइंटिफिक चीज़ें हैं तो बड़ी ही नाजुक होती हैं ना, इनमें तो बहुत ज़्यादा तुमको स्ट्राइल इन्वामेंट या स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। लैब वगैरह में कभी तुमने देखा भी हो। ठीक है ना। तो दोबारा से हो, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग process to enable growth of only desired molecules, eukaryotic cell in a large quantity for the manufacture of biotechnological product like antibiotics, vaccine, enzymes। है ना। तुमको माने तो एंटीबायोटिक्स बनाने हुए, वैक्सीन बनानी हुई, एंजाइम्स बनानी हो, तो उसके लिए क्या, तुमको एक स्ट्राइल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यही तुम्हारे प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी के। दो हैं, क्वेश्चन आया हुआ है PYQ इनके ऊपर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दो मेन प्रिंसिपल्स हैं ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द conceptual development of principle of genetic engineering। ठीक है। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल, है ना। एडवांटेजेस तो हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, क्या एसेक्सुअल के ऊपर एडवांटेजेस नहीं है, कौन ज़्यादा अच्छा है इनमें से, ऑब्वियसली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमको वेरिएशन देखने के लिए मिलती हैं। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरी, फॉर्मर बोले तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद बहुत हौच हो गई ना, एक मिनट। द फॉर्मर यहाँ पर बात करी गई है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले के लिए। इससे क्या होता है, वेरिएशंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, some of which may be beneficial to organism as well as population। देखो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तुम्हारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तुम्हारे क्या बोलूँ रिप्रेसिव चीज़ होती है ना कुछ, इसकी डिटेल वैसे प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में दे रखी है। कुछ ऐसी डिसीज़ या जो रिसेसिव होती हैं वो तुम्हारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उनकी दिखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि हम ओवरकम कर सकते हैं उन्हीं रिसेसिव चीज़ों से जो रिसेसिव हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं।
ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सिंपल समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों एक एडवांटेज है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि इसमें वेरिएशंस है, ठीक है ना। एस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपने तरीके से कहीं कहीं बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, प्रिजर्व करके रख रहा है। एसेक्सुअल है क्योंकि कोई आजू बाजू से तो आया नहीं है, अपने में ही उनका काम चला चला जा रहा है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्रिजर्व रहेगी उनमें, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं। तो ये इनके दोनों दोनों के एडवांटेजेस दे रखे हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है यूज्ड इन प्लांट, जो ट्रेडिशनल मेथड होता था कभी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करने के टाइम पर, तो वो यूज होता था प्लांट्स में या एनिमल्स ब्रीडिंग में, वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन। पहले जब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल मेथड था उसमें इतना स्ट्रल इम्बेलेंस नहीं था, स्ट्रल इन्वॉर्मेंट नहीं था, तो होता क्या था कि अनडिजायरेबल जीन्स भी कभी कभी डिज़ायर्ड जीन्स के साथ आ जाते थे। कैसे आते थे, समझो एक काऊ है, ये तुम्हारी काऊ 1 हो गई, यहाँ पर तुम्हारी काऊ 2 हो गई। ये क्या करती है, ये बहुत इस क्वांटिटी में दूध देती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वांटिटी होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी बेकार है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक मिनट इसको चेंज करो ज़रा, हाँ, सोचो ये काऊ 1 है, ये काऊ 2 है, इसकी तो तुम्हारी क्वांटिटी अच्छी है, क्वांटिटी, और इसकी तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है। ये बहुत कम देती है, लेकिन जितना देती है वो क्वालिटी क्वालिटी होती है उसके अंदर, उस मिल्क के अंदर। हुआ क्या, तुमने इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा के एक ऐसी गाय बना दी, ऐसी काऊ कर दी क्रिएट, जिसके अंदर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी है। तो ये तो तुम्हारा हो गया यूज़फुल चीज़, लेकिन एक गलत चीज़ क्या हो गई कि इस वाली गाय को एक बीमारी थी, वो बीमारी भी जब तुमने रिकॉम्बिनेशन कराई साथ साथ में इसके अंदर आ गई वो डिसीज़। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि कभी कभी जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मेथड थे उसमें तुम्हारा डिज़ायर्ड जीन के साथ साथ अनडिज़ायर्ड जीन भी आ जाता था। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक फिर आई, विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, ओवरकम दिस लिमिटेशंस। उससे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम खत्म हुई। कैसे खत्म हुई, क्योंकि तुम अब सिर्फ रिकॉम्बिनेट डीएनए का यूज़ कर रहे हो ना, डीएनए को रिकॉम्बिनेट क्या कर रहे हो तुम, जिस भी चीज़ जिस भी ऑर्गेनिज्म का तुमको डिजायर्ड जीन चाहिए उससे डिजायर्ड जीन ले रहे हो, यहाँ डीएनए से प्लाज्मिड निकाल रहे हो, प्लाज्मिड में उसको इंसर्ट, तुमको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है। यू आर सच्ची में तुमको अगर ये समझ आ रहा है अभी इस टाइम पर, जो ऊपर की बातें हैं थोड़ी सी, तो मतलब तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज तो थोड़ा वेट करो, आगे टॉपिक्स हैं डिटेल में, है ना। तो अभी ये जो नई टेक्निक है, ये नई टेक्निक के बारे में बता रखा है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा कुछ नहीं, डीएनए को रिकॉम्बिनेट करो। कैसे करो, डीएनए का प्लाज्मिड लो, किसका लेते हैं बेसिकली हम, साल्मोनेला टाइफिमुरियम का या फिर इकोलाई, फिर तुम्हारा डिजायर्ड जीन हो गया, इसमें इंसर्ट कराओ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जीन क्लोनिंग जो भी करना है तुमको, जीन क्लोनिंग करो, और उसके बाद तुम्हारा जो डीएनए बनेगा उसको तुमको इंसर्ट कर देना है होस्ट के अंदर तुम्हारा, उसके अंदर उसकी क्लोनिंग करो, फिर आगे ट्रांसफ़र करते करो, है ना। नहीं, अगर सर के ऊपर से जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से देखो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या क्या इंक्लूड किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है वो सब मैंने अभी बताया ऊपर ऊपर से, डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ, जीन क्लोनिंग करो, जीन ट्रांसफ़र करो, उससे तुम्हारा सिर्फ डिज़ायर्ड जीन ही आएगा, अनडिज़ायर्ड नहीं आएगा, एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। आगे देखो, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। क्या तुम ये पूछ रहा है, क्या तुमको पता है जो एक पीस ऑफ डीएनए हमने एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया, एलियन यहाँ पर बात करा गया है, जो डीएनए इंसर्ट करा है वो हमने किसी और के अंदर इंसर्ट करा है, वो उसका खुद का डीएनए नहीं है। Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. अगर तुम किसी और चीज़ का, किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो बिल्कुल भी अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन
व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। लेकिन जब क्या करो तुम एलियन ऑर्गेनिज्म के जीन में क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, फिर कुछ बात बन सकती है। देन इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। फिर तो बने उसके अंदर भी रेप्लिकेट करेगा और उसके बच्चों में भी जाएगा। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि अब जो एलियन पीस ऑफ डीएनए था ना, जो बाहर से आया है, वो डीएनए का तुम्हारा पार्ट बन चुका है, क्रोमोसोम का, विच हैज़ द एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेट। इन अ क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। एक क्रोमोसोम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, प्लीज़ मार्क दिस लाइन इन योर एनसीईआरटी और स्टार पॉइंट लगाओ। कहाँ पे गई? यहाँ ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ORI क्या होती है? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है क्रोमोसोम के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होती है इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तुम्हारा मानो ये तुम्हारा डीएनए है, यहाँ पर पर्टिकुलर जगह ORI, तुम्हारी जो रेप्लिकेशन शुरू होगी ना वो ये। तुम्हें वैसे अगर मॉलिकुलर वाला चैप्टर पढ़ रखा है, ऑब्वियसली तुमको ORI के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ पे बड़ी डिटेल में बता रखा है, लेकिन फिर भी देखो यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होती है तुम्हारी ORI साइड से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम ही आप उसका सजेस्ट कर रहा है कि यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होगी। प्लीज़ मार्क दिस पॉइंट इन एनसीईआरटी राइट नाउ। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA, किसी पीस हमको एक सेकेंड किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को हमको मानो मल्टीप्लाई कराना है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको क्या करो, पहले तो उसके क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा, विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर तुमको रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लिकेट करना है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज मस्ट। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. समझ गए हो? तो कहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, दोबारा से देखो, एलियन पीस ऑफ डीएनए को कहाँ पे लिंक करते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, ताकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ही वो क्या हो जाए? रेप्लिकेट हो जाए। ठीक है ना? दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग। इसको क्या भी बोलते हैं? क्लोनिंग, या मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट DNA। ठीक है ना? लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तुमको पता होगा तो इसके बारे में लास्ट क्लास में बताया है थोड़ा सा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने करा था? वो स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोर ने। इमर्जेज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग। देखो कैसे ये पॉसिबल हो पाया कि हमने पहला क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कैसे पॉसिबिलिटी हुई? जब हम लिंक कर पाए एक जीन को एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसको किससे लिंक कर पाए हम? प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड तुम्हारा ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये जो प्रॉपर मैंने बड़बड़ करा ना, ये तुम्हारा उसमें आ रखा है PYQs में, प्लाज्मिड के बारे में बता रखा था। मैच द फॉलोइंग में क्या है ये? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब जो सेल का क्रोमोसोम होगा ना उससे अलग प्रेजेंट होता है ये प्लाज्मिड। तो तुमको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कहाँ लिंक करो? प्लाज्मिड के साथ। पहला तो ये है ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लो। क्यों लो उसका प्लाज्मिड? क्योंकि कुछ एडवांटेजेस होंगे भैया। अब जो ये लाइन आ रही है, ये तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारी। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोर अकम्प्लिश्ड इन ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े कर रखी है इन्होंने, एनसीईआरटी में बहुत ऐसे तोड़ मटोड़ की चीज़ें दे रखी है। बेसिकली क्या है कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोर ने बनाया था इन द ईयर 1972। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड। अब यहाँ पे बता रखा है कि कैसे हम कट कर पाए डीएनए को पर्टिकुलर पोजीशन से। एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मॉलिकुलर सिजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली।
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसी चीज़ का पता लगा हमको, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हारी क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है। इससे हम डीएनए को एक पर्टिकुलर पोजीशन से कट कर सकते हैं। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए। अब जो तुमने डीएनए का पीस कट कर रखा है ना, उसको प्लाज्मिड के साथ लिंक करा दो। ठीक है ना, एक बार इसको समझ ही लो ढंग से। तुम देखो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो तुम्हारा ई कोलाई दे रखा है। ई कोलाई के अंदर ये तो तुम्हारा इसका हो गया न्यूक्लियस व्यूक्लियस जो भी है। फिर ये तुम्हारा दे रखा है प्लाज्मिड ये दे रखा है इसका ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको निकालेंगे, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड करेंगे। ये तुम्हारा एनिमल सेल है जहाँ पर तुम्हारा क्या है, डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा। तो इसको निकालेंगे बाहर, इसको आइसोलेट करेंगे, इनको एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर सीजर, एक ही मॉलिक्यूलर सीजर से सेम से काटेंगे ताकि सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स बने। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों लिया है हमने, ताकि सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड बने और वो फिर आपस में डीएनए लाइगेज की हेल्प से चिपक जाएं। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये मैंने पूरा ले लिया प्लाज्मिड, ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर हमारा लग चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, मैंने नहीं लिखा है, तुम चाहो तो लिख लो, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। तो डीएनए लाइगेज के बारे में वैसे आगे बताया है। डीएनए लाइगेज तुम्हारी क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये क्या है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर ग्लू है। ये यहाँ पे बॉन्ड्स बने हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं तुम्हारे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट हो गया। ये तुम्हारा जीन, अब इसका क्या करें आगे, इसको ऑर्गेनिज्म में डालो, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है ना, सो बेसिकली तुम्हारा ये क्या बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। अब इसको होस्ट में डालो, एंटर करना इसका होस्ट में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो इसको ई कोलाई में वापस से पटक दो और उसके बाद जीन क्लोनिंग कराओ, उसके भर भर के कॉपीज बनाओ। ठीक है ना, अब देखो शायद समझ आए। द कट पीस, एक सेकेंड, इज द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए। अब जो हमने डीएनए का पीस कट कर रखा है उसको किसके साथ लिंक कर देंगे, प्लाज्मिड डीएनए के साथ। एक सेकेंड, दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स। ये प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह एक्ट करते हैं, वेक्टर। वेक्टर बोले तो वाहन, ठीक है ना, वेक्टर बोले तो वाहन, व्हीकल। तो प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह करते हैं, व्हीकल, जिस पर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, ताकि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए का पीस उससे अटैच्ड है वो होस्ट में ट्रांसफर हो जाए। तो प्लाज्मिड डीएनए तुम्हारा क्या है, वेक्टर। अभी तक तुम तीन चीज़ें जान चुके हो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, तुम्हारा प्लाज्मिड डीएनए क्या है, वेक्टर, और मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है तुम्हारी, डीएनए लाइगेज। बहुत क्वेश्चन आए हैं के ऊपर, हल्के में मत ही लेना। यू प्रॉबेबली नो दैट मस्कीटो एक्ट एज एन इंसेक्ट। मस्कीटो क्या है, एक इंसेक्ट वेक्टर है। मस्कीटो क्या डिसीज थोड़ी करता है, वो तो एक वेक्टर है जो ट्रांसफर करता है मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी के अंदर। वो कोई मलेरियल पैरासाइट कॉज नहीं करता है, वो तो भैया एक वेक्टर है, वाहन है, व्हीकल है। इसी सेम वे में प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर है टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए टू द होस्ट। The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase। देखो आ गया DNA ligase के बारे में, क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये क्या करती है, विच एक्शन कट DNA मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देयर एंड, उनके एंड्स को जॉइन कर देती है। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA क्रिएटेड इन विट्रो। ठीक है ना, क्रिएटेड इन विट्रो, एंड इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस प्रकार हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एशेरिस कोलाई, ई कोलाई में जब हम इस डीएनए को ट्रांसफर करेंगे वहाँ पर अब बैक्टीरियम क्लोजली, ये एशेरिस कोलाई हमने क्यों लिया, देखो क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ हमने ई कोलाई का यूज़ ही क्यों करा, क्योंकि एक बैक्टीरिया है जो क्लोजली रिलेटेड होता है साल्मोनेला से। साल्मोनेला से अभी हमने प्लाज्मिड निकाला, तो वो प्लाज्मिड कहाँ से निकाला था, साल्मोनेला से। तो इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए। तो नए होस्ट का जो डीएनए हमने ट्रांसफ़र करा है ई कोलाई के अंदर, वो तुम्हारा अब उसको लगेगा एशेरिस कोलाई को ये तो मेरा ही है, मेरा ही डीएनए है, और उसको रेप्लिकेट कर देगा। ठीक है ना, मेक मल्टीपल कॉपीज। दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना टर्म यूज़ क्यों कर रहे हैं हम आगे जानेंगे। ठीक है ना,
इन ई कोलाई वॉज कॉल्ड क्लोनिंग। तो इसी चीज़ को क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग किसको बोलते हैं क्लोनिंग किसको बोलते हैं, मार्क करो बिल्कुल अच्छे से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। द एबिलिटी ऑफ टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई इज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। You can hence infer that there are 3 basic steps to genetically modify an organism। ये तीनों ही स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक बार सीरीज पूछ लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिज़ायरेबल जीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप हो गया ये। देन उसका इंट्रोडक्शन करते हैं इनटू द होस्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए होस्ट में करेंगे। देन जिससे क्या बनेगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ये किसके लिए बात करी गई है, क्लोनिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना डीएनए का कि हाँ भैया ये प्लाज्मिड है, ये डिजायर्ड जीन है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना जो तुम्हारा है ये सेकंड स्टेप। उसके बाद उसको आगे कॉपीज भी तो बनवाओ, होस्ट में एंटर तो कर गया, उसके बाद उसकी क्लोनिंग कराओ। ये तुम्हारा बात हो रही है जीन क्लोनिंग के बारे में, ठीक है ना, जीन क्लोनिंग, जिसमें आगे मल्टीपल कॉपीज तुम्हारी बनती हैं। कैसे, एक बार और देख लो कि मान लो ये ई कोलाई है, यहाँ पर तुम्हारा ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आगे इस ई कोलाई की जितनी कॉपीज होंगी उन सब में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम्हारा जाता जाएगा। ठीक है ना, तो जीन क्लोनिंग हो गई। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन द नेक्स्ट पार्ट वी कवर अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट कि क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं हो गए, डीएनए लाइगेज हो गए, तुम्हारा व्हीकल हो गया, तुम्हारा वेक्टर, इन सब के बारे में। ठीक है ना, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।